नमस्कार, देश दुनिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 37वें दिन रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि यूक्रेन से जंग में भारत की मध्यस्थता से रूस को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यूक्रेन से जंग के शुरुआत से भारत का रुख निष्पक्ष रहा है और भारत अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आया। लावरोव ने कहा कि रूस रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ किसी भी सामान की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। रूसी विदेश मंत्री ने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात के बाद कहा कि यूक्रेन से जंग में रूस को भारत की मध्यस्थता से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत का इससे पहले मध्यस्थता की पेशकश रूस के सामने नहीं लाई गई थी, क्योंकि अभी तक भारत का रुख पूरी तरह से निष्पक्ष रहा है और वो अमेरिका के दबाव में नहीं आया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नई दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि भारत किसी देश के दबाव में अपनी विदेश नीति तय नहीं करता। उन्होंने रूस की विदेश नीति की तुलना भी भारत की विदेश नीति जैसे ही बताई और कहा कि इसी कारण दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध हैं। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के बाद हुई कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय विदेश नीति के केंद्र में वास्तविक राष्ट्र हित हैं और वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। रूसी विदेश मंत्री ने भारत की तटस्थता की नीति से लेकर तेल आयात जैसे मुद्दों पर पूछे गए सवालों के स्पष्ट जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल आयात करना चाहता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों से लेकर पेमेंट सिस्टम तक सबका रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत हमसे कुछ भी खरीदना चाहता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और पारस्परिक हित में समझौते को तैयार हैं। उन्होंने भारत रूस के परंपरागत संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भारत के साथ कई दशकों से मजबूत रिश्ते बनाए हैं और यही रिश्ते हमारी बातचीत की दिशा तय करते हैं। हमारे बीच सामरिक साझेदारी है, इसी आधार पर हम विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्लोमेट दीपक बोहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज में। आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर भाग लेने का और आपसे सीखने का, आदेश देने का। हम भी आभारी हैं सर कि आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक बोहरा जी, रूस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर भारत कुछ भी हमसे खरीदना चाहता है तो हम तैयार हैं और हर रास्ते को निकाल लिया जाएगा, चाहे वो पेमेंट का रास्ता हो, चाहे अमेरिकी प्रतिबंधों का रास्ता हो। दूसरी तरफ रूस ये भी कहता नजर आ रहा है कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो हमें मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया इस रुख पर रूस के? सबसे पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैं इस समय देश की राजधानी से बहुत दूर हूं, भारत के बहुत खूबसूरत हिस्से में हूं जिसका नाम पश्चिम बंगाल है। और मैं कोलकाता से एक सी साइड रिजॉर्ट दीघा पे जा रहा हूं कार में, तो अगर गाड़ी हिलती रहेगी, वो मैं नृत्य नहीं कर रहा, वो गाड़ी हिल रही है जी। अभी जो आपने जिक्र किया है कि रूस के विदेश मंत्री आए हुए हैं, उनकी भाषा अभी से इस दौरे पर, उससे पहले भी उन्होंने, और व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी यही कहा है कि भारत की जो पोजीशन रही है वो बड़ी बैलेंस्ड रही है, वो बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन रही है। ये बहुत अच्छी बात है। हमने बहुत तरह के दबाव को रेजिस्ट किया है, सब तरफ से आया है कि आप एक साइड लीजिए और रशिया को कंडेम करिए। इस समय आप जानते हैं कि अमेरिका के वो डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर और फिर उनका जो चमचा है यूके, उनकी विदेश मंत्री भी आई हुई हैं। और ये जो आपने बात कही है कि वो चाहते हैं कि इंडिया मध्यस्थता करे, मीडिएशन करे, सर अगर ये सही है, आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पहिया पूरा घूम चुका है। 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हुआ था और फिर 1966 में ताशकंद में सोवियत संघ की मीडिएशन हुई थी, तो वो बड़ी अच्छी तरह से हमको पहचानते हैं। दूसरी चीज सर, इस समय अपने आप को महसूस कर रहा है रशिया थोड़ा सा आइसोलेटेड। हाँ, उसका चीन मित्र जरूर है, लेकिन इतना भी आपको बता दूं कि चीन को इतनी मोहब्बत नहीं करता है सर। ये एक टैक्टिकल डिसीजन वो ले रहा है। मैं आपको ये राय दूंगा, 5-6 साल पहले एक इंटरनेट फिल्म बनी थी, चाइना डेडली फ्रेंड, ये रूस के बारे में थी, किस तरह से चीन हल्के हल्के साइबेरिया को हड़प कर रहा है। तो वो फिल्म बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था उन दोनों देशों की दोस्ती पर। अगर कोई मीडिएट कर सकता है बड़ी शक्ति इस समय,
जिसपे दोनों भरोसा, बल्कि तीनों भरोसा करते हैं, क्योंकि मीडिएशन का आधार भरोसा होता है, वो है भारत। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ, रूस के साथ और यूक्रेन के साथ। हमारा किसी प्रकार का द्विपक्षीय जो है उनके साथ बहस या डिसएग्रीमेंट नहीं है। इसीलिए सभी कहते हैं, आपको मालूम है फोन कॉल पे बात हुई, ज़ेलेंस्की साहब ने फोन किया, पुतिन साहब ने फोन पे बातचीत की। सब ये चाहते हैं कि हमारी जो मॉरल अथॉरिटी है उसका प्रयोग करें। एंड टुडे सर, मैं सच बताता हूँ, भारतीय होने के नाते मेरा कद 6 इंच ज्यादा है। बिल्कुल, मैं भारत के वजूद की बात कर रहा हूं कि उधर हमने शुरुआत में देखा, युद्ध की जब शुरुआत हुई तब से लेकर आपकी हमारी बातचीत भी होती रही। शुरुआत से हमने देखा कि ज़ेलेंस्की ये कोशिश करते रहे कि भारत बीच में आए, दूसरी तरफ से रूस भी चाहता था, लेकिन भारत का जो रुख था वो निष्पक्ष था, वो तटस्थ था, वो किसी की तरफ से नहीं बोल रहा था। तो सवाल मेरा यहां पर यह है कि एक संदेश अब इस तरह से पूरी दुनिया को जा रहा है कि भारत का कद अब विदेशों में और पूरी दुनिया में अब बढ़ चुका है। कोई संदेह नहीं है इसमें। कितने लोग, मेक्सिको के भी विदेश मंत्री आ गए थे जिनके आपने नाम भी नहीं सुने, कुछ ऐसे छोटे मोटे देश हैं, वो भारत से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भारत से कि हमारी मदद करो, इस ये जो संघर्ष चल रहा है खत्म हो। सर, ये आप जानते हैं, एक तो तेल की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, बढ़ती जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा खाद्य पदार्थ, अनाज की कीमत में बहुत इंक्रीज आया है। उनको बहुत तकलीफ हो रही है। 3 अफ्रीकन देशों में मैं वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूँ, सभी ये कह रहे हैं कि हम कहीं ज्यादा राशि अब लगा रहे हैं अनाज खरीदने में। प्लीज इंडिया हेल्प अस, इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी तरह से आप कंट्रोल करिए और फिर देखिएगा फूड प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगे। वो सब फूड इंपोर्टर्स। और इतना आपको एक चीज और बता दूं सर, आपके जो पड़ोसी हैं भारत के दक्षिण में, श्रीलंका, उनकी भी हालत बहुत खराब है। फूड इन्फ्लेशन वहां पर इस महीने, ये जो अभी महीना खत्म हुआ है मार्च में, 25% कीमतें बढ़ी हैं और उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो सारी दुनिया चाहती है किसी, क्योंकि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, बोहरा साहब, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि पिछले 2 साल में जब कोरोना महामारी चली और अब तक हमने किस तरह से अपने लोगों के लिए फ्री राशन दिया है, तो कहीं ना कहीं दुनिया को समझ आ रहा है कि भारत जो है राशन को लेकर और इस तरह के चीजों को लेकर कितने मजबूती के साथ काम कर रहा है। एब्सोल्युटली सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इस बात को समझा है कि कोई भी डाउट इस चीज में नहीं। आपको याद होगा सर, पिछले साल अप्रैल में आप ही के चैनल में, मैंने कई बार देखा था, आपका चैनल बहुत देखता हूं, बहुत अच्छा चैनल है, कि ये जो विदेशी न्यूज एजेंसियां थी ये हमारे आईसीयू में जा रही थी, अजी भारत खत्म हो रहा है, देखिए ये कोविड का दूसरा दौर शुरू हो गया है, भारत को मालूम नहीं क्या करना है। उस समय प्रधानमंत्री साहब बिजी थे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में। बाद में जब उन्होंने कंट्रोल लिया, किस तरह से हमने पूरी तरह से स्थिति पर नियंत्रण किया, पूरी दुनिया ने ये देखा। ये भी देखा है कि लगभग 90% लोगों को जल्दी हमने टीका लगा दिया है, डबल वैक्सीनेशन शुरू हो गया। सर, इस बात को वो जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके ध्यान में अभी भी भारत आज से 500 साल पुराना देश है। ये जो नई ताकत है भारत की, इसको स्वीकार करने में समय लगेगा। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं आज सुन रहा था इंग्लैंड की जो विदेश मंत्री यहाँ आई हुई है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। अरे मैडम मोहतरमा, आप कौन होती हैं? हम ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन यू। आप कौन होती हैं हम पे प्रेशर डाल? लेकिन अपना सबक अभी तक ये लोग सीखे नहीं है। तो ये सही है सर कि पूरी दुनिया इस समय जानती है, अगर भरोसा है, क्योंकि हर आपका मेरा जो संबंध है, आपका आपके घर में जो संबंध है, सब संबंधों का आधार भरोसा होता है। और इस समय अगर किसी को भरोसा है कि हम समाधान ढूंढ सकते हैं, वो भारत पर भरोसा है। यूरोप के सारे देश पक्ष ले चुके हैं अमेरिका का, रूस उन पे भरोसा नहीं करता, हम पे भरोसा करता है। ठीक है, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रशांत दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एफएम न्यूज में। नमस्कार। रूस ने जिस तरह का रुख दिखाया है, रूस ने साफ कर दिया है कि अगर भारत को कुछ भी चाहिए तो हमसे खरीदे, हमें कोई समस्या नहीं, और भारत अगर मध्यस्थता करता है तो भी हमें कोई समस्या नहीं है। सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर भारत रूस के साथ खरीदारी बढ़ाता है तो अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करेगा और क्या हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है? मेरे दोस्त, आंतरिक व्यवस्था में देश का हित पहले होता है और संसार के दूसरे हित अलग होते हैं। आपने जो उदाहरण दिया, रूस से अगर हम पेट्रोल वगैरह खरीदें तो ये कहा जा रहा है हम क्यों खरीदें, ये आर्गुमेंट सेंसिबल नहीं है। यूरोप के ही देश रूस से अपनी जरूरतों के लिए एनर्जी ले रहे हैं
गैस दे रहे हैं, और ये एक दो तरफा रुख अपनाया गया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारी जरूरतें हैं और हमें लेना है तो हम आगे बात बढ़ाएंगे। ये बात मैं मानता हूं कि रूस ने कहा है कि अगर हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन अभी वो बात हम बढ़ा इसलिए नहीं पा रहे हैं कि टर्की भी एक प्रयत्न कर रहा है जी, और चीन ने भी बड़ी कोशिशें की कि उसकी बात सुनी जाए। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है, क्या हम दोनों को एक साथ बैठा पाए हैं, और उसके ऊपर क्या हम रूस के दिल में जो डाउट्स हैं, क्या उनको हम हटा पाएंगे। इन सबको एक तरफ हमें खुशी है जी कि रूस ने हम पर भरोसा दिखाया जी, लेकिन क्या हम उस भरोसे को निभा पाएंगे, ये सवाल अभी भी जटिल है और इसका उत्तर आसान नहीं है। ठीक है, ठीक है। दीपक बोहरा जी, अगर हम रूस से खरीदारी बढ़ाते हैं, जिस तरह से रूस हमें खुला ऑफर दे रहा है, तमाम इंश्योरेंस को लेकर भी छूट देने की बात कर रहा है, शिपिंग में भी छूट देने की बात कर रहा है, अगर हम बढ़ाते हैं तो अमेरिका का जो रिएक्शन होगा वो किस तरह का हो सकता है और कितना नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है? बहुत कम नुकसान उठाना पड़ेगा। किसको किसकी ज्यादा जरूरत है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अभी आपके विशेषज्ञ ने जो कहा, विदेश नीति मामलों के विशेषज्ञ, बिल्कुल 100%, 120% उन्होंने सही कहा है कि अमेरिका को शायद हमारी ज्यादा जरूरत है इस समय, हमें उनकी इतनी जरूरत नहीं है। आपको याद होगा सर, आप मुझसे उम्र में बहुत कम है, मेरी 71 साल की उम्र है, रूबल ट्रेड चलता था सोवियत संघ के साथ, हमारी डिफेंस सप्लाईज आती, बहुत कुछ हमने लिया रूबल्स में उनसे, जब हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। वो चीजें हमें याद है, हम भूले नहीं है। तो अब फिर से वो रूबल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं, अगर हमें सूट करता है हम करेंगे। हम नॉन अलाइंड नहीं है सर, हम सेल्फ अलाइंड है। हमारी जो इंटरेस्ट है वो प्रथम है हमारे लिए। रूस भी ये जानता है, अमेरिका भी जानता है, यूक्रेन भी जानता है। और फिर जो मीडिएशन की बात है, हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर तो कि तू उसका पक्ष लिया, उसका पक्ष लिया। मैं छोटा सा उदाहरण देता, आप जानते हैं जब अफगानिस्तान में जंग चल रही थी 19-20 में, जिसको देखो, जिस देश को देखो, वो देश छोटा सा छोटा, उसकी अम्मा का पड़ोसी का ड्राइवर, सब लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अफगानिस्तान में। और फाइनली उसका परिणाम हुआ था, नतीजा हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बातचीत की और बोले कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली यही डिसीजन होगा, हम फैसिलिटेट कर सके हैं। हम किसी को मीडिएशन में ये नहीं कहते भाई तू ये कर, भाई तू वो कर। हम कहेंगे देखिए ये उनकी राय है, ये आपकी राय है, अब बताइए। मैं एक मीडिएशन का हिस्सा रहा हूं जहां एक ही कमरे में दोनों पक्ष बैठने को तैयार नहीं थे, तो हम लोग 2 कमरों के बीच में दौड़ के जाते थे, साहब वो ये कह रहा है, साहब वो कह रहा है। फाइनली वो मीडिएशन में हम कामयाब हुए। हमारे पास बहुत तजुर्बा है। आपकी डिप्लोमेसी, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, भारत की डिप्लोमेसी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, प्रशांत दीक्षित जी, रूस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं हम, और रूस हमें खुला ऑफर भी दे रहा है, लेकिन इन सब के सामने हम ये भी दरकिनार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि रूस के विदेश मंत्री भारत आने से पहले चीन गए थे। चीन को लेकर जो रूस का रुख है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये इस बात पर कई बार विवाद उठा करता था सालों पहले, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत वर्ष आते थे तो पहले पाकिस्तान में उतरते थे, और ये हमको डिप्लोमेटिकली एक अजीब गरीब तरीका लगता था। लेकिन मेरा ये दृष्टिकोण है कि ये छोटी बातें हैं। रूस को चीन से भी काम है, रूस को भारतवर्ष से भी काम है, और उन दोनों के रिश्तों में एक अलग अलग गहराई और अलग अलग रंग है। और लावरोव जो हमारे देश में आए हैं, जो जिनको हम सालों से जानते हैं, वो शायद हमारी गहराई के लिए हमारे पास आए हैं और चीन के लिए किसी और दृष्टिकोण से गए हो। तो मेरा ये व्यू है कि इस बात को एक सीमा तक सोचा जाए पर छोड़ दिया जाए, और देखना यह पड़ेगा कि व्यवस्था, सांसारिक व्यवस्था में शांति रहे और भारत का हित भी मेंटेन करते रहे। और अमेरिका की बात जो करी जा रही है, अमेरिका ने एक एक्स्ट्रा सैंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन भारतवर्ष पर लगाने पे मुकर रहा है, क्योंकि अमेरिका से हमने भी जहाज खरीदे हैं C-130 बड़ी मात्रा में, उनका P-8I जहाज हमारी नेवी में उड़ रहा है, C-17 गैलेक्सी हम उड़ा रहे हैं, और
अमेरिकी चाहते हैं कि हमारे जो 114 कॉम्बैट जहाज आने वाले हैं उसमें उनके भी जहाज शामिल किए जाए, लेकिन भारतवर्ष वही चीज लेता है जो उसके लिए समझ की हो और उसको लगे उचित है। इतने सब के बावजूद हमने राफेल इसलिए खरीदा क्योंकि हम दसाओ जहाज के पुराने यूज करने वाले थे और हम उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते थे। तो भारत का जो एक दृष्टिकोण है वो अपना हित पहले देखने का, ये सांसारिक व्यवस्था में यही सोच काम देती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच के बाहर जाएं तो हमें मुश्किल होती है। एक जिक्र उठा था नॉन अलाइंड का, हम अभी भी नॉन अलाइंड है पर एक नॉन अलाइंड के नए रूप में है। अब हम सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं, इजराइल से भी बात जाते हैं, इराक से भी बोलते हैं, सीरिया से भी बोलते हैं, यूएई से हमारे रिश्ते हैं। तो हमें ये लग गया कि अगर सांसारिक व्यवस्था में हमको अपनी स्थान कायम रखना है तो हमें डायलॉग और नेगोशिएशन का प्रोसेस कंटिन्यू रखना पड़ेगा और ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि उसमें हम खटास न आने दें जहां तक हमारे बूते में संभव है। बताइए। ठीक है दीपक बोहरा जी, आपकी प्रतिक्रिया भी इसी सवाल पर चाहूंगा मैं कि रूस की विदेश मंत्री पहले चाइना गए फिर भारत आए, तो ये जो रूस और चाइना का चल रहा है, रूस और भारत का जो चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अब चाइना के साथ उसके संबंध इस समय अच्छे हैं। उन्होंने एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भी आगे चले गए हैं। पुतिन साहब आप जानते हैं बीजिंग गए थे ओलंपिक्स के लिए, वहां उन्होंने कुछ ब्रीफिंग दी, उन दोनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट भी साइन किया था, बोला कि अब दुनिया बदल रही है, अब कोल्ड वॉर खत्म हो रही है, पुराने माइंडसेट को आप छोड़ दीजिएगा। तो वो तो उनके द्विपक्षीय है, हमारे लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए चाणक्य ने 1400 साल पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ये कभी नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी है कि वो भी मेरा दुश्मन हो। तो हम सबके साथ अपनी जो रिलेशनशिप रखते हैं वो एक तरह से एक साइलो में रखते हैं कि भाई तुम हमारे साथ संबंध करो, डायरेक्टली डील करो, मेरे किसी और के साथ संबंध क्या है उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान के साथ थे तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये चूजिंग जो होती है ना, ये चुनिए इसके बीच में और उसके बीच में, ये हमारी परंपरा नहीं है। लावरोव साहब जो इस समय कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, हमने कभी भी, और सही है मैं सही कह रहा हूं, हमने कभी भी प्रतिबंध भारत के अगेंस्ट नहीं लगाए हैं। अमेरिका ने कई बार लगाए हैं, 65 में लगाए, कतर में लगाए, 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए तब भी उन्होंने लगाए। तो ये एक तजुर्बा होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, एक कंफर्ट फैक्टर होता है कि इन्होंने कभी भी हमारे इंटरेस्ट को चोट या ठेस नहीं पहुंचाई है। अमेरिका ने कई बार हमारे इंटरेस्ट को ठेस, आज क्योंकि दोनों देश, उनको हमारी जरूरत, हमको उनकी जरूरत है, तो हम बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। लेकिन ये जो हमारी याददाश्त है सर, क्या करूं, भारतीयों की याददाश्त बड़ी तेज होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बोहरा जी आपका तमाम बातचीत के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत दीक्षित जी आपका भी तमाम बातचीत के लिए। नमस्कार। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद, बोलिए। रूस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और रूस ने साफ कर दिया है अपना रुख। रूस ने साफ ये कह दिया है कि भारत हमसे जो खरीदना चाहे हम सप्लाई के लिए तैयार हैं, और अगर भारत मध्यस्थता भी करना चाहता है तो हमें मंजूर है। एकदम सही है, बोलिए। जी सुब्रतो मुखर्जी, हाँ बोलिए। अगर हम देखें जिस तरह से रूस कह रहा है
कि कुछ भी सप्लाई के लिए हम तैयार हैं और भारत की मध्यस्थता भी हमें मंजूर है, कहीं ना कहीं जो भारत का कद है, जो वजूद है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एकदम सही बात है। देखिए, हमारा जो स्वाधीनता के बाद से आज के भी, मैं ये कहूंगा जो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारी जो गुट निरपेक्षता था, नॉन अलाइनमेंट, वो हिंदुस्तान बरकरार रहा। जब वाजपेयी जी ने जब विदेश मंत्री बने, तब भी लोगों ने सोचा था जब कुछ बदलाव होगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। जो हमारे जो सड़क है, हमारा जो रास्ता तैयार हो गया, हमारी जो नेशनल मूवमेंट था, गांधी जी का जो पूरा रास्ता दिखाया, उसी रास्ते में हम चलेंगे। और ये हमारा गौरव की बात है जो हम आज तक किसी के पास झुकाव नहीं किया। इसके लिए हमें काफी कुछ प्राइस भी देना पड़ा। आपको याद होगा जो 62 में हम लोग पूरा अकेले हो गए थे। फिर भी मैं कहूंगा जो पूरा विश्व में, तृतीय विश्व में आप देखेंगे, हिंदुस्तान जैसा और कोई भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और अगर हम बात करें जिस तरह से रूस भारत को खुला ऑफर दे रहा है खरीदने के लिए, वहीं अमेरिका जो है उसके तेवर बदल जाते हैं जब हम रूस से कुछ खरीदने की तैयारी करते हैं या उस बारे में हम चर्चा करते हैं। कितना असर पड़ेगा इन संबंधों पर? देखिए, असर तो थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो डॉलर है वही रिजर्व करेंसी है जी, पर वो भी बहुत बदल रहा है जी। अब देखिए, सारे जो बाकी करेंसीज है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। रूस का बढ़ रहा है, चीन का बढ़ रहा है जी। तो आप पूरा जो अभी जो दुनिया का स्थिति है वो काफी बदल चुका है। अमेरिका के लिए ये भी अभी उनका ये सोचने में उनको दुश्चिंता हो रही है। एक तो एक कारण है इसके लिए एरोगेंस है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान 50 साल पुराना हिंदुस्तान है। आप देखिए, हमारे लिए जो अच्छे पॉइंट्स है, एक हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत तगड़ा है। हमारा जो खाद्य सामग्री है मोर और लेस सफिशिएंट है। तो एक मैं कहूंगा हमारे देश के कोई भी देश हमारे ऊपर थोड़ा बिगड़ेगा तो उसमें 1-2% का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा जो बहुत अच्छा हुआ है, हमने अपना कद ऊंचा किया है। हमने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान अपनी जगह में खड़ा है। और इसके साथ दुनिया को ये भी पता चला, जो हम शंघाई कोऑपरेशन में जाते हैं, ब्रिक्स में जाते हैं, पर हम पश्चिमी के साथ मिलके भी एक क्वाड बनाते हैं। तो एक ऑटोनॉमी बोलते हैं जो विदेशी नीति में होती है, वो हिंदुस्तान के पास है। और मैं ये कहूंगा जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज जो हमने हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रतो मुखर्जी आपका तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। बात करते हैं यूक्रेन रूस वॉर की। यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर पहला हमला किया। यह हमला बेलगोरोड के फ्यूल डिपो में हुआ। बेलगोरोड के गवर्नर के मुताबिक फ्यूल डिपो में आग लगने की वजह से तमाम नुकसान हुआ है। यूक्रेन के 2 अटैक हेलीकॉप्टर ने इस फ्यूल डिपो पर हमला किया था। हमले में डिपो में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें कि अगर गवर्नर का दावा सही है तो ये रूस में यूक्रेन का पहला हमला माना जा सकता है। अब तक रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसकर हमला बोल रहा था। आपको बता दें कि शुक्रवार को ऑनलाइन पोस्ट किए गए कथित हमले के वीडियो में दिखाया गया कि कम ऊंचाई से कई मिसाइलें दागी जा रही थी। इसके बाद एक विस्फोट हुआ जिसमें भीषण आग लग गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के साथ सीमा से लगभग 35 किलोमीटर दूर बेलगोरोड में कथित हमले ने शांति वार्ता जारी रखने के लिए आरामदायक स्थिति पैदा नहीं की है। ऊर्जा मंत्री निकोलाई ने कहा कि इस घटना से क्षेत्र की ईंधन आपूर्ति या उपभोक्ताओं के लिए कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंचे। उनका विमान दिल्ली पहुंचा।
उनकी यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करना है। वो 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में आधिकारिक मुलाकातों के अलावा नेपाली पीएम 2021 में नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद देउबा का ये पहला भारत दौरा है। इससे पहले वो 4 बार नेपाल के पीएम रहे और हर कार्यकाल में उन्होंने भारत का दौरा किया। वो आखिरी बार 2017 में पीएम के तौर पर भारत आए थे। आपको बता दें कि देउबा की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा का हिस्सा है। ये दोनों देशों का विकास, आर्थिक साझेदारी, कारोबार, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, लोगों के बीच संबंध और अन्य आपसी हितों के मुद्दों के पहलू की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा। सादतगंज के अंबरगंज इलाके में गुलाब नगर माबिया मस्जिद के पास मंगलवार दोपहर सीवर चैम्बर की सफाई के लिए उतरे धनुक और पूरन की जहरीली गैस से मौत हो गई। दोनों स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी थे। सीवर की सफाई का काम इस कंपनी के पास है। वहीं तीसरे कर्मचारी कैलाश की हालत गंभीर बनी हुई है, वो ट्रोमा में भर्ती हैं। साथियों को बचाने के प्रयास में 3 और कर्मचारी भी बीमार हुए हैं। मामले में जोन 6 के पंप स्टेशन सुपरिटेंडेंट कुलदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने कंपनी और सुपरवाइजर अमित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि चैम्बर का ढक्कन खुलते ही धनुक और पूरन ने जहरीली गैस होने की आशंका जताई और अंदर उतरने से इनकार कर दिया। आरोप है कि सुपरवाइजर ने बिना सुरक्षा उपकरणों के उन्हें जबरन चैम्बर में उतार दिया। मेयर संयुक्त भाटिया ने पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजे और आउटसोर्सिंग कंपनी में परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की घोषणा की है। हमारे बच्चे जबरदस्ती चैम्बर में उतार दिए। सुपरवाइजर है दिनेश और उनके पापा पता है, उनके पापा भी साथ करते हैं। हमारा बच्चा कभी चैम्बर में उतरते नहीं थे। मम्मियों का डर लगता है, ज़्यादा कहीं नहीं सकते हैं। नगर निगम के लोग हैं, जल संस्थान के, इनको जबरन ठेकेदार सीवर में उतारने काम करता है। अगर कोई ना उतरे तो उसको नौकरी निकाल देने की धमकी देता है। ये कंपनी थे सेवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एक मतलब पूरन सना ब्रामदीन धानु हैदर करनाल राजाजीपुरम का है। दूसरा मृतक करण महबूब लाल ये है और तीसरा जो है कैलाश नाम का व्यक्ति है। इनको तीनों को उतारा। कैलाश मृतक अवस्था में भी ट्रामा सेंटर में जूझ रहा है। 2 लोगों को ट्रामा सेंटर में मरा घोषित कर दिया गया है। हम लोगों की ये मांग है कि मृतक को सरकारी जो 10 लाख रुपए का बजट जो देती है सरकार वो दे, और जो कंपनी ने गलत काम करा ये 50-50 लाख रुपया दे, और सरकार की तरफ से जब इनको एक नौकरी मिले। वरना पूरा स्वच्छकार समाज, सफाई कामगार काम बंद करेगा, हड़ताल करेगा। जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, मेरे संज्ञान में कल जो है घटना हुई है, सुबह हम तो उसको संज्ञान में लेकर के वहाँ पहुँचे और हमारे जो तत्काल साथी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पाटिल जी वहाँ पहुँचे और जो क्या नाम है परिवार था उनको 20-20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार ने तत्काल उनके खाते में ट्रांसफर कराने का काम किया और परिवार को भी ये भरोसा दिलाया कि इसके अंदर जो भी दोषी होंगे, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों और चाहे ठेकेदार हों, उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कर दिए हैं और निश्चित ही उसकी जल्दी से जांच करा करके। देखिए, ये सब जल्दबाजी का विषय है क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तो प्रकरण सामने आएगी कि गलती थी उसमें किसकी। पर जो सुनने में आ रहा है कि जो सीवर के अंदर वो लोग क्या नाम है गए और गैस की वजह से उनकी जो मृत्यु हुई है, पर ये सब जांच के कारण है। जांच के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी और जो भी इसके अंदर दोषी होगा निश्चित उस पर कार्रवाई की है। ये कंपनी तो स्वेज इंडिया को शासन स्तर से ठेका है, इनका एग्रीमेंट है और ये लोग जो काम करते हैं तो ये बिना सेफ्टी के उतरे हुए थे। जो जानकारी में आया भाई हम लोगों को बता के तो ये काम करते नहीं है। जो भी काम करते हम लोग कंप्लेन देते ये काम करते हैं। ये तो हमको इतनी जानकारी नहीं है अभी कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन हाँ ये वाली जो हुई है भाई काम उनको करना है। तो आपको ये बता के तो काम करते नहीं है।
ठेका तो शासन स्तर से हुआ, एक कर्मचारियों की लापरवाही। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में महिला को आत्मदाह करने से रोक लिया। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि महिला जब बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंची तो मिट्टी के तेल से पूरी तरह भीगी हुई थी। उसको देखते ही मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने तुरंत महिला को पकड़ा और आत्मदाह करने से रोक लिया। पुलिस ने पूछताछ में महिला को से पूछताछ की पुलिस ने, और पुलिस पूछताछ में महिला ने अपना नाम राम प्यारी बताया। वो लखनऊ के हिरानी खेड़ा की रहने वाली है। महिला ने आरोप लगाया कि मेरे लड़के को गोसाईगंज पुलिस जबरन जेल भेज रही है, जबकि मेरा लड़का निर्दोष है। महिला ने कहा कि पुलिस बार बार परेशान कर रही है। फिलहाल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। इसके बाद उससे और पूछताछ की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो महिला जब बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंची तो वो केरोसिन से भीगी हुई थी। उसको देखते ही पुलिस के जवानों ने तुरंत पकड़ा और आत्मदाह करने से रोक लिया। एनआईए की मुंबई ब्रांच को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। एनआईए ने यह डिटेल अब दूसरी एजेंसियों को भेजी है। मेल में लिखा है कि प्रधानमंत्री पर 20 किलोग्राम आरडीएक्स से हमला करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों और तमाम लोग अधिक जानकारी जुटा रहे हैं ताकि इस बात का पता चल सके कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश को लेकर जो ईमेल भेजा गया उसका सोर्स क्या है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकी संगठनों ने अपने नापाक मकसद को पूरा करने के लिए 20 स्लीपर सेल का गठन किया है। ईमेल में आतंकियों से संपर्क का दावा भी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि आरडीएक्स का इंतजाम आसानी से हो चुका है और 20 किलोग्राम आरडीएक्स की व्यवस्था हुई है। ईमेल एनआईए की मुंबई ब्रांच को मिला था, जिसके बाद अन्य संबंधित संस्थाओं को भी इसकी जानकारी दी गई। मेल में 2 करोड़ लोगों को मारने की बात कही गई है। मेल में कितनी सच्चाई है और इसे कहां से और किसने भेजा, इसकी जांच में एजेंसियां जुटी हैं। और हालांकि एजेंसियों ने इस मामले में सलमान नाम के एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से बात की। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पीएम ने करीब 1000 छात्रों को संबोधित किया। पहली बात तो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम ये कहें ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी। कुछ लोग एन को न्यू कहते हैं, एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, शायद दुनिया में शिक्षा की नीति निर्धारण में इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इतने स्तर पर हुआ होगा, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2014 से जब मुझसे इस कार्य के लिए आप सबने पसंद किया तो शुरुआत से इस काम पर हम लगे थे। करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ। गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, शहर के शिक्षकों के बीच हुआ, शहर के स्टूडेंट्स के बीच हुआ। बॉयज स्टूडेंट्स ने कहा, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में
यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में सालों तक इस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, उस सब के जिस्ट तैयार किए गए और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखते हुए जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशद चर्चाएं हुई। उसमें से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में भेजा गया और 15-20 लाख इनपुट्स आए। यानी इतना बड़ा एक्सरसाइज, इतनी व्यापक एक्सरसाइज, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है। और ये एजुकेशन पॉलिसी को मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, सरकार कुछ भी करें तो कहीं न कहीं से तो विरोध का स्वर, कुछ न कुछ तो हर कोई मौका ढूंढता रहता है। लेकिन अब मेरे लिए खुशी की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिंदुस्तान के हर तबके में पुरजोर स्वागत हुआ है। और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है। ये सरकार ने नहीं बनाया है, देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थियों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है। अब एक छोटा सा विषय, पहले हमारे यहां खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो 5वीं, 6ठी, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों से बात की। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के छात्र जुड़े थे। आपको बता दें कि परीक्षा का समय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार परीक्षाओं से पहले छात्रों से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, किस तरह का डर होता है, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो छात्रों से चर्चा करते हैं। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से चर्चा की, उन्हें परीक्षा के मंत्र दिए। इस दौरान तमाम राज्यों के बच्चे वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और उनसे सीधे बात भी की। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार परीक्षाओं से पहले करते हैं और इस दौरान वो छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें परीक्षा के लिए मंत्र देते हैं, तैयारियों को लेकर चर्चा करते हैं, परीक्षा में तनाव से कैसे बचें, ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ डिस्कस करते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों से चर्चा की। भारत में त्योहारों का अलग ही उत्साह होता है। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि को लेकर लोग बेहद खुश हैं। करीब 2 साल बाद बाजारों में रौनक लौटी है। दुकानदार और खरीदारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना के मामले कम होने से सरकार ने भी कई पाबंदियां हटा दी हैं। बाजारों में धूम देखने को मिल रही है। हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला एशिया के सबसे बड़े बाजार पहुंची और क्या कहना है दुकानदारों का और ग्राहकों का, सुनिए।
देश में कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। बीते 2 वर्षों के मुकाबले में इस बार बाजारों का माहौल थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में और तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर कपड़ों की काफ़ी सारी दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। और अब हम यहाँ लोगों से पूछने वाले हैं कि इस बार क्या माहौल उनको समझ में आ रहा है, कैसा माहौल उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 सालों से लगातार मंदी पूरा देश झेल रहा था, लेकिन इस बार कोरोना के जो मामले हैं देश में कम आ रहे हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं अब कारोबारियों को शायद थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो जब नवरात्र का माहौल होता है, जब नवरात्र देश में होते हैं, तब पूजा के सामान के साथ उपलों को भी काफ़ी पूजा जाता है और कहीं ना कहीं लोगों से बात करके पता चला है कि मार्केट थोड़ा सा अप हुआ है 2 सालों के मुकाबले में और अब यहाँ पर ख़रीदारी जो है वो देखने को अच्छे से मिल रही है। मेरे साथ यहाँ पर देखिए और भी कई महिलाएं हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी कर रही है। माता की यहाँ पर काफ़ी सारी सामान है, इनसे बात कर रहे हैं। अम्मा, कल नवरात्रे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या खरीदने आए हैं आप माता के लिए नारियल, चुंदड़ी, लौंगे, पतासे, जो माता के फूल लाए हैं, माला लाए हैं, सारा सामान लेके आए। 2 साल से देश में कोरोना बहुत ज़्यादा था, अभी आप लोग बाजार में क्या लेने आए हैं? मैं पतासे लेना आई, नारियल लेना आई हूँ, फूल लेना आए हैं और सामा का चावल लेना आए हैं, सामा कुट्टू बाटा लेना आए हैं। कितने खुश हैं अभी आप? हाँ, बहुत खुश हैं हम तो, बहुत खुश हैं। और क्या 2 साल से कैसा था देश में कोरोना? रहा था, बहुत बुरा था। अब बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। कोरोना भाग गया तो बढ़िया जिंदगी और सुधर जाए और के बच्चों की, ना तो बाहर निकलने पाते थे ना और क्या, बहुत अच्छा। और क्या अभी इसके अलावा और क्या खरीदारी करेंगे? अभी कुछ मिलता रहेगा वही खरीदते चले जाएंगे। साड़ी, कपड़े, हाँ जिस चीज करेगा वही खरीदे, कपड़े खरीद लेंगे, साड़ी खरीद लेंगे, जो चीज खरीदेंगे माता का वही खरीदते चले जाएंगे। मतलब आप उत्साहित हैं? हाँ, बहुत उत्साहित है, बहुत। हाँ ठीक है। दीदी, कल से नवरात्र है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है हमें और अब बीमारी सब खत्म हो गई है। 2-3 साल बहुत परेशान रहे थे, हम माता रानी की कृपा सब पे बरसी रहे। और बहुत बाजार कैसा लग रहा है आपको? पहले के मुकाबले में थोड़ा सही लग रहा है बाजार? बिल्कुल, सब बिल्कुल ओपन है, सारे बाजार ओपन है और सब लोग बहुत खुश हैं। क्या क्या खरीदने आए हैं आप? ये चुन्नी है, पूजा का सामान वगैरह जो है, नारियल है, चुन्नी है, ये सब है। कपड़े शॉपिंग करेंगे आप? और है शॉपिंग भी करेंगे आप? हाँ, वो कर चुके हैं सब, बस हम माता का सामान लेना है, चुन्नियाँ लेनी है, कुछ और सामान पूजा का सामान। मतलब खुश है, उत्साहित है? बिल्कुल खुश है। बीमारी भी अब खत्म हो चुकी है, बीमारी 2-3 साल बहुत परेशान रहे थे तो अब बहुत खुश हैं सब लोग। अब बाजार सब खुल गए हैं अब तो। ये ग्राहक है भैया, खरीदारी कैसी हो रही है? ठीक है जी। पहले के मुकाबले में अभी कैसा खरीदारी चल रहा है? जैसे पहले था अभी पैसे ही है, पहले अब कभी। मतलब पैसे अब लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं? मैडम इतना आपको पता है कि मंथ एंड है तो कोई जिसको जितनी जरूरत है उतना ही लेगा। कोरोना को लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली में कोरोना को लेकर तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया है और सदर बाजार की तस्वीर है जहां पर एफएम न्यूज़ पहुंचा है ये देखने के लिए कि मार्केट का क्या अभी माहौल है, लोग कितने एक्साइटेड है। तो कुछ लोगों का कहना है कि मार्केट अभी वापस से उठ रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वही स्थिति बनी हुई है। हालांकि लोग कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी है त्योहारों को लेकर, क्योंकि जब त्यौहार आते हैं तो अब लोग अपने आप में ही मग्न हो जाते हैं। कैमरा पर्सन निहाल के साथ तोशी मंदोला, एफएम न्यूज़, नई दिल्ली। दिल्ली दौरे पर आए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात जो है वो सियासी गलियारों में चर्चाओं में है कि तमिलनाडु में भी अब क्या दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल को करीब से देखने के लिए वो वेस्ट विनोद नगर के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंचे और इस दौरान उनके साथ सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। We all need to learn from each other, and I am very happy that he came to Delhi today, and it was an honor and a privilege for me to receive him and take him around in the school and the Mohalla clinic. So whatever good work we are doing, we will share with everyone. Whatever good work Tamil Nadu government is doing, we will learn from them. This is the way the country will progress. Sir, this is also big 2 parties of South and North is in the meeting. So this is very highly politically important meeting also. No, I don't think, don't derive any politics out of it. We are here only to
only for the progress of our country. Sir, is this a start for the relationship between Delhi and other states in a better, good way? All the states need to work together. All the states need to come together. Only then the country will progress. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों कर्नाटक के दौरे पर हैं। बेंगलुरु में आज उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देश के सामने, कर्नाटक के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जो जनरल हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो कमजोर हुई है, वो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, किसान बिल के कारण ये देश को नुकसान हुआ है। और आज देश की हालत यह है कि बीजेपी की सरकार चाहे भी वो देश को रोजगार नहीं दे सकती है। क्यों? कि जो शक्ति देश को रोजगार देती है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो आज का हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, और इससे देश को जबरदस्त नुकसान हो गया है, और इससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है देश। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।